अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टेनोटाइपिस्ट का जो टेस्ट हुआ था आज से मुराद 27 जुलाई को, शायद ये वीडियो आप जो 28 को देख रहे हो, तो मैं आज इस सेंस में कह रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड में आज 27 को ही कर रही हूँ। तो स्टेनोटाइपिस्ट का जो टेस्ट हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके जो आंसर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, ज़ाहिर सी बात है स्टेनोटाइपिस्ट की टेस्ट है, तो जो स्टेनोटाइपिस्ट से रिलेटेड मतलब शॉर्ट हैंडेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो ज़रूर आएंगे। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं तो फिर उसमें जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस देखे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करवाऊंगी। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कभी भी अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की टेस्ट दें तो उसमें किस तरीके से आप इंटेलिजेंस की तैयारी करें, ठीक है। और शॉर्ट हैंडेड की ज़ाहिर सी बात है, अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपने उसका प्रॉपर कोर्स किया होगा, तो फिर उसके भी क्वेश्चंस को ज़रूर देखना है। और मेरे सब्सक्राइबर में आई गेस एक तो मुझे लाजमी पता ही है, कोई एक हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप में से कोई देख रहा है जिसने कोर्स किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आंसर सही हैं, ओके हैं या नहीं है, ठीक है जी। वैसे 99% चांसेस हैं तो आंसर सही है, क्योंकि मैंने तो ख़ुद कोर्स तो नहीं किया, लेकिन मैंने जो है इसको सर्च आउट ज़रूर कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो है 30 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और नेक्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस शेयर करूंगी, ताकि जो है जल्दी दो पार्ट में ये कवर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग। तो शॉर्ट हैंड राइटिंग का वैसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर दूँ। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी बी करेक्ट है। वैसे अब पिटमैन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है अमेरिकन ग्राम्स ने, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो पिटमैन शॉर्ट्स हैंड ही यूज़ हो रहा है। सेकंड पे आते हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ स्ट्रोक। अब स्ट्रोक बेसिकली जो है वो साइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को, और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1/6 ऑफ एन इंच। मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 5 या 6 मिलीमीटर। तो वो बेसिकली आपका बनेगा 1/6 ऑफ एन इंच। तो इसका जो करेक्ट है वो है जी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। थर्ड की तरफ आते हैं, विच स्ट्रोक आर नेवर रिटन अपवर्ड। तो कौन सा स्ट्रोक है जिसको अपवर्ड नहीं लिखते कभी भी, विच इज़ थिक स्ट्रोक्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। उसके बाद फोर्थ की तरफ आते हैं, फोर्थ है, व्हाट इज़ एन इंटरवीनिंग वॉवल्स। इसमें दो किस्म के, एक जो है वो इंटरवीनिंग और मतलब VINING, इंटरवाइनिंग और इंटरवीनिंग। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे इंटरवीनिंग वॉवल का पूछा जा रहा है, तो इसका जो है वो करेक्ट है, वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी वॉवल्स अकरिंग बिटवीन एनी टू स्ट्रोक्स। तो ऑप्शन डी सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वेयर is a third place intervening written। where is third place intervening written। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द सिंबल डैश इज यूज्ड फॉर। ये जो सिंबल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द टर्म्स 19th C और 19C इज़ यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन डी है इसका, नन ऑफ द अबव, किसी के लिए भी यूज़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच करेंसी रिप्रेजेंट दिस सिंबल। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये कौन सी करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन बी है, पाउंड स्टर्लिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। सिंगापुर डॉलर का तो डॉलर ही है, चाइनीज़ करेंसी का थोड़ा वाई की तरह होता है, ठीक है, और अमेरिकन डॉलर उसका भी डॉलर ही है, तो बाकी ये पाउंड स्टर्लिंग है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोमन लेटर फॉर 50। तो ये बहुत आसान है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपने जो है वो बतानी है, यानी जो रिक्वायर है टू मेक इन ए गिवन फिगर। तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसका वैसे जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन इसका जो है वो ए है। अब ये कैसे 13 कैसे बन रहे वो आपको बता रहे हैं। इसमें आपने दो चीज़ें करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेते हैं। एक ये आपकी आ गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 आ गई ये हॉरिजॉन्टल, और एक ये 7 आपके हॉरिजॉन्टल आ गई। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल के लिए मैं दूसरा चूज़ कर लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 जो थी आपके हॉरिजॉन्टल थी, 6 आपकी जो है वर्टिकल हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी टोटल 13। तो ये इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन मालूम करनी होती है। नेक्स्ट टाइम डिफरेंट शेप हो सकती है, लेकिन आपको यही कहा जाए कि स्ट्रेट लाइन आपने बतानी है, तो आप इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन निकाल कर आप जो है वो बता सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। जो गिवन फिगर है इसमें आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं कि वो कितने हैं। तो इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए है 11। अब ये कैसे है वो मैं आपको पहले बता दूं। एक ट्राइंगल आपका ये बन गया, बल्कि इसको जी, तो एक तो ट्राइंगल आपका ये बनेगा, ठीक है, और एक आपका ये बनेगा। कितने हो गए? 2। इसी तरीके से एक आपका ये वाला छोटू बनेगा और एक आपका ये छोटू बनेगा, तो ये 4 हो गए। इसी तरीके से 1 2 3 4 ये बन जाएगी, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 बन गए। अब बाकी देखें, एक आपका ये पूरा बनेगा 9, एक आपका ये बनेगा 10, और एक आपका ये पूरा बनेगा, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11। इस फिगर को आप बनाएं और बनाकर आप ख़ुद भी निकालें कि 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, ताकि मैं इसको पेपर पे रखकर आपको एक्सप्लेन कर सकूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज़ द अल्टरनेटिव विच इज़ क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। मतलब एक ये फिगर मतलब लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये MALAYALAM। अब इसमें देखें M जो है उसका भी कोई, अगर हम उसके सामने मिरर रखें तो M ही होगा, वो उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं होगा। A का भी A ही रहता है, सिर्फ L जो है, जैसे ये L है ना, इसका इस तरीके से L बन जाता है, ठीक है, और Y रहता है। तो इसलिए जब आप इस फिगर को, इस अल्फाज को जब आप मिरर के सामने रखोगे तो इसकी जो शेप बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है, ये नहीं बनेगी 3 या 4, ऐसा कुछ नहीं होगा, सही है। तो यही बनेगी, इस तरीके से भी L नहीं होगी, इस तरीके से बल्कि होगी, ठीक है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये जो फिगर है आपके पास 6, आपने क्या करना है, इसको मिरर के सामने रखना है और उसका बताना है कि मिरर में इसकी फ़िगर कैसे बनती है। अब एग्ज़ाम में तो आप मिरर नहीं लेकर आ सकोगे, तो आप इस पेपर की बैक साइड को देखें, तो इसमें जो ऑप्शन 2 और 4 है इसको देखें, तो ये दोनों रिजेंबल हैं। लेकिन क्योंकि ये एज इट इज़ सेम क्वेश्चन 25 को आई गेस जो 26 को जो टेस्ट हुआ था, आई डोंट नो 25 थी या 26 थी, मंडे को जो टेस्ट हुआ था, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसमें भी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई टेक की कोई टेस्ट थी, तो उसमें एज इट इज़ आया था। तो उसमें कह रहे थे कि जब वो यही क्वेश्चन आया था और सामने जब ये क्वेश्चन था, तो उसमें हम मतलब वो जो है डिफरेंस कर पा रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन 2 और 4 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है,
क्योंकि हालांकि आपको 4 भी लगेगा, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको क्लियर जो है वो 2 में डिफरेंस फील होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है बीच बीच में डॉट भी है। यहाँ फिगर में सही समझना, पिक्चर में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जो पेपर में आपको सही समझ आया होगा जिन्होंने टेस्ट दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ a प्लस बी मीन्स a इज़ दी ब्रदर ऑफ b। यानी अगर a प्लस बी की बात हो तो मतलब a जो है वो ब्रदर है b का, और a माइनस बी मीन्स a इज़ दी सिस्टर ऑफ b, एंड a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट c इज़ द सन ऑफ m। तो ये थोड़े से मेरे तरीके से जो जिनकी आईक्यू थोड़ी कम है तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चंस आप देखें किस तरीके से होते हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अब ये कैसे इसको हम रखते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट सी इज़ द सन ऑफ एम, यानी सी जो है वो सन है एम का, ठीक है। अब ये कैसे हम देखें, m मल्टीप्लाई n, m मल्टीप्लाई n। तो जब मल्टीप्लाई की बात हो रही थी a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज़ द फादर ऑफ b, मतलब m जो है वो फादर हैं किसके, b के, ठीक है। सॉरी n के, किसके, n के, फादर ऑफ n। उसके बाद n माइनस सी है। अब n माइनस सी में क्या बात हो रही थी, a माइनस बी मीन्स a इज़ द सिस्टर ऑफ b, यानी n जो है वो सिस्टर ऑफ c है, सही। और उसके बाद है c प्लस एफ, यानी प्लस की बात हो रही है। तो पहले ही स्टेटमेंट में था a प्लस बी मीन्स a इज़ द ब्रदर ऑफ b, यानी c इज़ द ब्रदर ऑफ f। तो हमें जो कनेक्शन बताना है वो m और c का बताना है, इसका इसके साथ बताना है। तो m जो है वो फादर है n के, और n जो है वो सिस्टर है c की, ठीक है। m जो है वो फादर है n के, ठीक है, और n जो है वो सिस्टर हैं c के, ठीक है, और c जो है वो ब्रदर है f के। तो आपने m और c का रिलेशन बताना है। तो m जो है वो फादर है, बेसिकली फादर है किसके, c के, ठीक है। सॉरी, c जो है या हाँ m जो है वो फादर है c के, या c इज़ द सन है n के। थोड़ा सा इसको समझिए, m जो है वो फादर है n के, ठीक है, और n जो है वो सिस्टर है c की, सही बात है, ये फादर है n और सिस्टर है c, जो c है वो ब्रदर हैं f के। तो m और c का कौन सा रिलेशन है, m और c का रिलेशन जो है वो किसका है, सन का है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फैमिली। हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। जो बॉय है वो रिलेटेड टू द गर्ल, मतलब बॉय जो है वो ब्रदर है बेसिकली किसके, गर्ल के। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाए तो पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई। हिज फ्रेंड वाई मीन हिज का सेंस आ रहा है, तो ये बेसिकली मतलब लड़के की बात हो रही है। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। हाउ एक्स इज़ रिलेटेड द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ। तो एक्स जो है वो रिलेटेड द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ, तो वो एक्स जो है वो बेसिकली सन है किसके, वो जो भी फोटोग्राफ में है उनके। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। इसको आप थोड़ा सा जो है ना खुद माइंड में करके देखें कि किस तरीके से ये ऑप्शन बी आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ये सेम ही है जैसे मैंने क्वेश्चन 14 किया है, इसको आप थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करें तो आपको इसमें जो कोई भी नहीं मिलेगा, ए ना ए ना बी ना सी, तो ऑप्शन डी बेसिकली है नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन 14 की तरह ही है। तो ये आपको बेसिकली फ्यूचर में के लिए हेल्प है, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे क्वेश्चन खुद भी करूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ़ डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, यानी 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देखिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। इसको भी आप थोड़ा सा कहते हैं ना फिगर्स बनाकर या अपनी फैमिली में ही नाम रख कर आप आंसर निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब जो है वो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ईफल टावर कहाँ पे है, किस कंट्री में है। तो कंट्री का पूछ रहे हैं तो फ्रांस से अगर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर वहाँ पे पेरिस ऑप्शन होता तो फिर आप पेरिस का कर देते, सिटी का होता तो। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय विच मुस्लिम साइंटिस्ट। तो अबू अली सीना ने जो है ये अल कानून फिल तिब जो है वो अबू अली सीना ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग मैमल। तो ऑप्शन बी है ब्लू व्हेल जो है वो लिविंग मैमल है, दुनिया का सबसे बड़ा मैमल। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की। तो तुर्की जो करेंसी है वो है लीरा, तो ऑप्शन जी ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। मंचर लेक इज़ सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो मंचर लेक दादू में। अगर आपको सिटी भी नहीं ना भी पता हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवात, मुजफ्फराबाद, गिलगित ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, मतलब प्रोविंसेस ही चेंज है तो सिंध में ही, तो दादू आप ये टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 8 मार्च इंटरनेशनली किस चीज़ के लिए मनाया जाता है। तो वुमेंस डे है जी, आज जिसको हम आज़ादी मार्च कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। तरबेला डैम कहाँ पे है जी। तरबेला डैम जो है वो स्वाबी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा था। लिखा था हाफिज़ जालंधरी ने लिखा था। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल। तो सर सैयद अहमद है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जब फ़तेह मक्का हुआ था तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरह पढ़ी थी। तो सूरह अल फातिहा जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। मुस्लिम फाउट इन द गज़वा। तो वो बेसिकली 313 है, मतलब गज़वा बदर में कितने मुसलमान जो है इन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि कुरान पाक में कितने सूरह जो है वो मतलब पैगंबरों के नाम से मंसूब हैं। तो जो है वो टोटल 6 सूरतें हैं। कौन सी है। सूरह यूसुफ है, सूरह मोहम्मद है, सूरह इब्राहीम है, सूरह हूद है, सूरह नूह है एंड सूरह यूनुस है। तो ये 6 जो है वो जो है सूरह आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ प्रॉफिट। तो प्लीज़ जी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।